नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आरबीएससी 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का पार्ट फर्स्ट देखने जा रहे हैं। प्रश्नों की संख्या 72 रहेगी। उज्जवल जीके चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। देखिए 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट जो है वो इसके अलावा रहेगा। उसमें प्रश्नों की संख्या लगभग 70-71 रहेगी। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की हिस्ट्री कवर करवाई जा चुकी है और 6th क्लास से लेकर 9th क्लास तक की जो राजस्थान जीके है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। 10th क्लास हमारी जीके की चल रही है आरबीएससी की। साथ ही 6th क्लास की जो ज्योग्राफी है वो भी हम कर चुके हैं। साथ ही रीट से संबंधित अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, मनोविज्ञान से संबंधित, एसएसटी से संबंधित या किसी प्रकार के मेथड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और प्लीज़ एक बार विजिट कर लें आप उज्जवल जीके चैनल पर, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? देखिए आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं ये केंद्र सरकार से संबंधित रहेगी। सभी प्रश्न जो हैं केंद्र से संबंधित हैं, ठीक है। तो देखिए मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या जो थी वो 500 निश्चित की गई थी। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं? तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन जो है वो बुलाए भी जाते हैं और स्थगित भी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के कौन से अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन का वर्णन है? तो देखिए अनुच्छेद 93 के अंतर्गत जो है संविधान के अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन का वर्णन है। अगला प्रश्न है प्रवर समितियों के सभापति को कौन नियुक्त करता है? प्रवर समितियों के जो सभापति हैं उनको लोकसभा अध्यक्ष जो है वो नियुक्त करता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी? देखिए जो अनुच्छेद 79 है इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद जो है वो होगी। देखिए एग्ज़ाम आपका कभी भी हो रीट का, आपको लगातार जो है प्रयास करते रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। बिल्कुल भी ढील जो है आप मत दीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। ये आपके लिए जो है सुनहरा समय है पढ़ने का। किसके परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है? तो देखिए जो प्रधानमंत्री है इनके परामर्श के आधार पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। और अगर देखिए यही चीज़ हम अगर राज्य से संबंधित देखते हैं तो जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री की जो है परामर्श के आधार पर ही क्या कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है लोकसभा की 2 बैठकों में कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक का अंतर जो है लोकसभा की जो 2 बैठकें होती हैं उनमें नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम कब बना, जिसमें निश्चित किया गया कि लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 552 होगी? तो गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 1987 में बना था और इसमें लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है 552 निश्चित की गई थी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद व राष्ट्रपति के बीच सारे पत्र व्यवहार कौन करता है? संसद और राष्ट्रपति के बीच जो सारे पत्र व्यवहार हैं वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती हैं। सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। उक्त परिभाषा किसकी है? जो ये उक्त परिभाषा है ये गार्नर की परिभाषा है कि सरकार जो है वो ऐसी मशीन है या ऐसा अभिकरण है जिसके द्वारा जो राज्य की जितनी भी नीतियां होती हैं वो निर्धारित की जाती हैं, चाहे वो सामान्य मामले हैं या सामान्य हित जो है उसको उन्नत किया जाता है।
राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का जो है कार्यकाल होता है राज्यसभा के सभापति का। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और 5 वर्ष इनका कार्यकाल रहता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष रहता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कहाँ पर प्रस्तावित किया जा सकता है? देखिए, संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है वो संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 54 में, यानी कि आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किसके अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किया गया है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है वर्तमान में 245 है। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए, वर्तमान में तो 245 है, लेकिन 250 हो सकती है, जिसमें देखिए जो 245 सदस्य संख्या है तो इसके अंतर्गत क्या है कि 12 सदस्य तो मनोनीत जो है राष्ट्रपति करते हैं और साथ ही जो 233 सदस्य हैं वो राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सर्वप्रथम कहां पर प्रस्ताव रखा जाता है? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में सबसे पहले प्रस्ताव रखा जाता है, क्योंकि देखिए राज्यसभा के पदेन सभापति भी कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है और उसे आगे बढ़ाने के लिए संसद के किस सदन की स्वीकृति जरूरी है, आवश्यक है? तो देखिए, दोनों सदनों की जो स्वीकृति है जरूरी है। कौन से दोनों सदन? राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। लेकिन देखिए, 6 माह एक बार के लिए अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो 6 माह के लिए ही आगे बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उसके लिए आपको संसद के जो है इनकी सदनों की जो है दोनों सदनों की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। किसी धन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा कितने दिनों के अंतर्गत लोकसभा को लौटाना होता है? 14 दिन के अंतर्गत धन विधेयक को लौटाना होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्री परिषद। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है? अनुच्छेद 312 के अनुसार। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा? तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 53 के जो है अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो किसके अंतर्गत होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है और इसका जो प्रयोग है इस शक्ति का वो संविधान के अनुसार खुद कर सकता है या अपने जो अधीनस्थ पदाधिकारी हैं उनके द्वारा करवा सकता है राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल हैं? तो देखिए, संघीय जो कार्यपालिका होती है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी जो है वो शामिल होता है। संसद में किसके द्वारा राष्ट्रीय आय व्यय को यानी कि बजट को पेश किया जाता है? तो बजट को देखिए वित्त मंत्री जो होता है वो पेश करता है। ये बजट क्या होता है? राष्ट्रीय आय व्यय, कितना खर्चा हुआ है, कितनी आय हुई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए? ये देखिए 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जो है वो पारित होना चाहिए अगर आप राष्ट्रपति को या सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाना चाहते हैं तो। किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित
किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। तो अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक जो होते हैं, ये याद रख लीजिए, प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि लोकसभा में ये जो है धन विधेयक पेश किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है या राज्यसभा में। तो लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अनुच्छेद है 368, 368 जो आर्टिकल है उसके तहत संविधान संशोधन जो है वो किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो ये कहा गया है अनुच्छेद आर्टिकल 52 में। कौन सी शक्तियां संसद के पास हैं? संसद के पास शक्तियां हैं विधायी शक्तियां, संविधान संशोधन की शक्ति, वित्तीय शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां और साथ ही निर्वाचन संबंधी शक्तियां। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन आपातकाल घोषणा की प्रभाविता के लिए घोषणा के कितने माह के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है? ठीक है, दोनों की सहमति होनी जरूरी है 1 माह के अंदर अंदर। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है? तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा जो होती है वो उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 जो बहुमत है उससे राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या है? औपचारिक प्रधान है। ठीक है, वास्तविक प्रधान की अगर बात करें, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री सहित जो उसकी मंत्री परिषद होती है। भारत में कौन सी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है? तो ब्रिटेन से ली गई है संसदात्मक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होंगे? तो ये 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ था, 72वां संविधान संशोधन, उसके तहत ऐसा जो है कहा गया था। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को प्राथमिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? प्राथमिक रूप से 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, एक तो होती है सामान्यकालीन शक्तियां और एक होती है संकटकालीन शक्तियां। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है? अनुच्छेद 61 में ऐसा कहा गया है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, किसकी नियुक्ति करता है? राज्यों के राज्यपालों की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, महालेखा परीक्षक की, विदेशों में राजदूत की, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की। तो इन सभी की नियुक्ति कौन कर सकता है? करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, प्रत्येक विधेयक किसकी स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप धारण कर सकता है? तो देखिए, राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है उसके बाद ही कानून का रूप ग्रहण कर सकता है। किसकी अनुमति के बिना धन विधेयक या अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती हैं? तो राष्ट्रपति जो होता है उसकी अनुमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किए जाने का कानून बना? 44वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत।
भारतीय राष्ट्रपति किसकी स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है, ना ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है? संसद की स्वीकृति के बिना। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने से कितने समय तक लागू रहेंगे? 6 सप्ताह तक। लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कितने बहुमत से आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो सामान्य बहुमत से आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। राज्यों में किसी भी परिस्थिति में कितने वर्षों के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता? तो देखिए लगातार जो है 3 वर्ष तक ये शासन जो है राष्ट्रपति शासन राज्यों में नहीं लागू किया जा सकता। राज्यसभा में मतदान का अधिकार नहीं है, किसे नहीं है? तो राज्यसभा जो है उसके पदेन सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार नहीं है। यदि विषय के पक्ष व विपक्ष में बराबर मत हो तो किसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है? उपराष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 74 में। मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो जो बैठकें होती हैं मंत्रिमंडल की, उसका प्रधान या उसका जो सभापति होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय के अंदर संसद का सदस्य है वो अनिवार्य होगा बनना, और उसे कितने समय के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है, और अगर ऐसा नहीं करता तो अपने पद को छोड़ना पड़ेगा उसे। तो 6 माह के अंदर उसे संसद का सदस्य जो है बनना पड़ेगा। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। कॉलेजियम व्यवस्था का संबंध किससे है? न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंध है कॉलेजियम सिस्टम का। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाएगी? अनुच्छेद 75 में, आर्टिकल 75 में ऐसा कहा गया है। प्रधानमंत्री एवं उसके प्रत्येक मंत्री को कौन उनके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। सन 2008 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी कर दी गई है? 31 कर दी गई है। देखिए मूल रूप से क्या होगा? मूल रूप से एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश जो थे, किसमें? जो मूल संविधान था उसके अंतर्गत। लेकिन अब 31 कर दी गई है, यानी कि एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 30 जो होंगे वो अन्य न्यायाधीश होंगे। कॉलेजियम व्यवस्था के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व कितने वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करते हैं जिन्हें राष्ट्रपति न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करता है? 4। एक तो मुख्य हो गया और 4 वरिष्ठ हो गए। एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है? अनुच्छेद 130 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो वेतन है 2,80,000। संसद द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से किस कारण हटाया जा सकता है? सिद्ध कदाचार व असमर्थता के आधार पर। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। देखिए 4 भाग कौन कौन से हैं? एक तो संवैधानिक है, दूसरा दीवानी है, तीसरा फौजदारी है और चौथा विशिष्ट मामले हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण पक्ष जो प्रश्न है वो निहित है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है अनुच्छेद 132 के तहत।
किस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हो गया है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रपति जो है वो परामर्श मांग सकता है। तो ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 143 यानी कि 143 में कहा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं को अभिलेख किया गया न्यायालय जो है का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह सैनिक न्यायालयों को छोड़कर भारत राज्य के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील की अनुमति दे सकता है? अनुच्छेद 136 के तहत किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 133 का संशोधन कर 20,000 की धनराशि की सीमा को हटाते हुए सभी दीवानी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 30वां जो संशोधन हुआ है 1943 में, उसके तहत कहा गया है, देखिए पहले क्या होता था, 20,000 की धनराशि का अगर जो कोई है केस, तो अगर उससे कम का है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते। अगर 20,000 की धनराशि की सीमा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, लेकिन अब ये पैसे की सीमा हटा ली गई है अनुच्छेद 133 के तहत। किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है? 131 अनुच्छेद और 132 अनुच्छेद के तहत। अंतिम प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं के निर्णयों और आदेशों का पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है? तो बिल्कुल प्राप्त है। अनुच्छेद 137 ये कहता है। तो देखिए आज हमने 72 प्रश्न देखे। अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारी वीडियोस आप लगातार देखा करें, अंत तक बने रहा करें, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।